रासायनिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे उसकी परिभाषा। किसी भी अभिक्रिया को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के अनुसार कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम आम बोलचाल में चूना कहते हैं, उसकी जल के साथ क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्रिया को सूत्र यानी प्रतीकों के द्वारा हम इस तरीके से बता सकते हैं: CaO प्लस H2O। अभिक्रिया CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया हो जाने के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। इस क्रिया के अंदर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी जल क्रियाकारक है। दोनों के बीच में अभिक्रिया होने पर जो उत्पाद बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रतीक है, जिसका सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। तो जो पदार्थ यहाँ पे बना है वह क्रियाफल या उत्पाद कहलाता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उसमें बाईं तरफ क्रियाकारक और दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं, और बीच में तीर का निशान होता है जो क्रियाकारक से प्रारंभ होकर उत्पाद की तरफ इंगित करता है। तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभिक्रिया में यदि एक से अधिक अभिकारक या क्रियाफल भाग ले रहे हैं तो उनके मध्य में धन यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अभी हमने एक अभिक्रिया देखी CaO प्लस H2O। इस अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक थे, इसलिए हमने दो अलग अलग अभिकारकों के मध्य में धन यानी प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया। अभिकारक और क्रियाफल में जो भी अलग अलग तत्व उपस्थित होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या और अणुओं की जो संख्या है उसको घटा बढ़ाकर बराबर किया जाता है। इस तरह क्रिया को समीकरण का संतुलन करना कहते हैं। अभिक्रिया से पहले जो क्रियाकारक लिखे हुए हैं और उसके पश्चात जो उत्पाद लिखे हुए हैं उन सभी में अणुओं की संख्या को गिना जाता है। फिर दाईं तरफ और बाईं तरफ संख्याएं लिख करके उनको संतुलित किया जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों में एक कैल्शियम का अणु है, तो अभिकारक के दूसरी तरफ जो उत्पाद बन रहा है वहाँ पर भी एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बाईं तरफ भी 2 है, तो ऑक्सीजन अणुओं की संख्या दाईं तरफ भी 2 है। इसी तरह से हाइड्रोजन की संख्या दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ 2-2 है, तो ये समीकरण पूर्णतया संतुलित है। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखने से हमें ये पता चलता है कि उसमें कौन से क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और कौन से क्रियाफल या उत्पादों का निर्माण हो रहा है। तो अभिक्रिया की एक विशेषता है कि इससे हमें क्रियाकारक और क्रियाफलों के बारे में पता चलता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के संतुलित होने पर क्रिया के अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। दाईं और बाईं तरफ अणुओं की संख्या कितनी है, संतुलित है, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। समीकरण पदार्थों की बराबर मात्राएं यानी समतुल्य मात्राओं को दर्शाता है। यदि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की अवस्था गैसीय हो तो हमें उनके आयतन का भी पता चलता है रासायनिक समीकरण के जरिए। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में, उनकी कमियों के बारे में। रासायनिक समीकरण को देखने पर उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्रियाकारक और उत्पाद किस सांद्रता के हैं, तनु है या सांद्र है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण को देखने पर उसमें जो अभिक्रिया हो रही है वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है। रासायनिक समीकरण को देखने से
वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है इसका पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा अभिक्रिया किस तापमान पर हो रही है, कितना दबाव चाहिए, तो इस बात की जानकारी भी हमें समीकरण को देखने पर नहीं होती है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को देखने पर हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए हम भौतिक अवस्था प्रकट करने के लिए उनके पास ही कुछ संकेत लिख दिया करते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं, ऊष्माशोषी है या नहीं, कितना तापमान दाब चाहिए, इन सभी को संकेत के रूप में हम उनके पास में लिख दिया करते हैं। भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए क्रियाकारक या उत्पाद के निकट ही छोटे अक्षरों में कोष्ठक में संकेत से लिख दिया जाता है। यदि ठोस है तो S, द्रव है तो L और गैस है तो G। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो 2 एरो के निशान लगाए जाएंगे, जिसका एक तरफ मुंह उत्पाद की तरफ और दूसरा मुंह अभिकारकों की तरफ होता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो हम उसमें ऋण का चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिखते हैं, और यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो हम धन का चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखते हैं। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो दोनों के निकट ही संकेताक्षर G लिख दिए गए हैं। अभिक्रिया होने पर SO3 गैस बनती है, जिसके निकट G लिख दिया गया है। चूँकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए हमने धन का चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिख दी है, प्लस 694.6 किलो जूल। दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसें आपस में क्रिया करती हैं और क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, इस दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। चूँकि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अतः हम यहाँ संकेत लिखेंगे माइनस, और जितनी ऊष्मा का अवशोषण किया गया है उसकी मात्रा लिख देंगे 53.6 किलो जूल। इसके अलावा किसी रासायनिक समीकरण में ताप व दाब को प्रकट करने के लिए तीर के निशान के ऊपर ही उनकी मात्राओं को लिखा जाता है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित है तो उसकी जानकारी भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाई जाती है। तो ये थी जानकारी रासायनिक समीकरण के बारे में। आज हमने जाना रासायनिक समीकरण की परिभाषा, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उनकी सीमाओं के बारे में, और जो कमियां हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।